हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास में केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट गिवन हो तो उस केस में हम लोग किस तरीके से मोल कैलकुलेशन कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। जो लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस करा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको स्टार्ट करा था कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गिवन है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो, या फिर हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन है और हमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट करना हो। तो उसके अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने पहला केस ये देखा था कि अगर हमें सिर्फ ऐसी केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट गिवन हो, या फिर अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट गिवन है तो दूसरा जो रिएक्टेंट है वो इन एक्सेस क्वांटिटी में हो, तो हम डायरेक्टली वहाँ से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास में दो रिएक्टेंट हैं और दोनों का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट दिया हुआ है, उस केस में हम लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, तो वो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट क्लास में आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व करे होंगे। एक क्वेश्चन जो था जिसका मैंने आपको बताया था कि इसका सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट है, तो इसके सॉल्यूशन को मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो बहुत बढ़िया, अपना आंसर मैच करें, आंसर जो है वो क्या आएगा। सो देखिए हमारे पास में हमें क्या दिया गया है, कैलकुलेट परसेंट लॉस इन वेट आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ए प्योर सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का प्योर सैंपल हमें दिया गया है, हमें परसेंट लॉस इन वेट निकालना है, यानी कि वेट लॉस कितना हुआ है वो हमें पता करना है। बहुत सिंपल है। तो आपको पता है ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है। सो जो मास लॉस होगा वो गैस की वजह से होगा क्योंकि गैस बाहर निकल जाएगी, सही है। तो इस वजह से हम ऑक्सीजन की वजह से परसेंटेज जो भी आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम इधर एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है। यहाँ आपके पास में ऑक्सीजन 3 है, अब जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है। तो एक काम करते हैं, या तो हम लोग इधर क्या कर देते हैं 2, आप यहाँ पे 3/2 भी कर सकते हो, उससे भी हो सकता है, बट यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन हो जाएंगे आपके पास में 6, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये इसकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है ये, और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 to 3, सही। अब बहुत सिंपल है, तो देखो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसका मास लॉस हमें पूछा गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 मोल जो KClO3 है, 2 मोल KClO3 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस कर रहा है। सो बताओ 1 मोल जो होगा वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल KClO3 जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल प्रोड्यूस करेगा 3/2 मोल ऑफ O2, यानी कि इसका मास कितना आ जाएगा 3/2 इंटू इसका जो मोलर मास होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 1 का 16, तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा आपके पास 16 और ये आ जाएगा 48 ग्राम। सो ऑक्सीजन का मास कितना आ गया, 48 ग्राम आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंट वेट लॉस। सो परसेंट वेट लॉस निकालने के लिए कितना ऑक्सीजन निकल गया, विच इज़ 48 ग्राम, डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास KClO3 था। सो KClO3 का जो हमें निकालना है मोलर मास, विच इज़ 39 प्लस 35.5 प्लस, और ये आ जाएगा 16 इंटू 3 48, एंड दिस अमाउंट इज इक्वल टू 122.5। सो यहाँ आ जाएगा 122.5 ग्राम आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, सो आंसर आएगा लगभग 39.14%। क्लियर। तो ये सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व करके डाटा लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सो आंसर जो आएगा कितना परसेंट मास में लॉस होगा, 39.14% जो है वो मास में लॉस होगा। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर। सो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट गिवन हो तो उसमें कैसे कैलकुलेशन होती है। अगर हम दोनों रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करना चाहें तो क्या दिक्कत आती है वहाँ पे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, देखें कैसे करेंगे इसको।
सो देखो हम एक कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल हमारे पास में है N2 प्लस H2 प्रोड्यूसेस NH3। ये एक केमिकल इक्वेशन है और इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है सबसे पहले। सो बहुत बेसिक है, हम लोग बार बार इसको बैलेंस कर ही चुके हैं। 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन लगा देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास में 3। सो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 NH3। क्लियर। यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन हम लोग जो है वो कुछ फॉर एग्जांपल की इसके 5 मोल ले लेते हैं, सही। एंड इसके हम लोग ले लेते हैं कुछ भी मोल ले लो, 9 मोल ले लेते हैं सपोज करो। सो एक के हमने 5 मोल लिए हैं और एक के हमने 9 मोल लिए हैं। अब हमें ये बताना है कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा, यानी कि NH3 का अमाउंट जो है वो कितना आएगा। तो हम दोनों से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या दोनों से ही सेम आंसर आएगा या दोनों से अलग आंसर आएगा। अगर दोनों से सेम आंसर आ रहा है तो फिर हमें कोई दूसरे कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा है तो हमें दूसरे कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि दोनों से जब अलग अलग आंसर आएगा तो कोई एक आंसर ही सही हो सकता है, दोनों आंसर तो नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू हम N2 बात करें तो कुछ अलग अमाउंट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम H2 के रेस्पेक्ट में बात करें तो कुछ अलग अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। NH3 का अमाउंट तो एक ही बनेगा, है ना, या तो N2 के रेस्पेक्ट में बनेगा या फिर H2 के रेस्पेक्ट में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू N2 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सो हम लोग क्या कंसिडर करें, 1 मोल ऑफ N2 प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ NH3। सिमिलर 5 मोल ऑफ N2 प्रोड्यूसेस 10 मोल ऑफ NH3। सही, यानी कि N2 के रेस्पेक्ट में तो NH3 कितना आना चाहिए, 10 मोल आना चाहिए। फिर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू H2 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 मोल ऑफ N2 प्रोड्यूसेस, सॉरी नॉट 3 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ NH3। सिमिलर 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2/3 मोल ऑफ NH3। सिमिलर हमें गिवन कितना है, 9 मोल। सो 9 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 मोल ऑफ NH3। सो ये आंसर आ जाएगा 3, यानी कि 6 मोल। अब देखो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में तो 6 मोल आ रहा है, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में 10 मोल आ रहा है। तो क्या ऐसा होगा कि इसका 10 मोल भी बन रहा है और 6 मोल भी बन रहा है? ये तो आंसर गलत हो गया। कोई एक अमाउंट बनेगा, या तो 10 मोल बनेगा या फिर 6 मोल बनेगा। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन कितना बनेगा? तो बहुत सिंपल सा है, जब हमारे पास में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई एक रिएक्टेंट जो होगा वो उसका अमाउंट कम होगा, यानी कि वो लिमिट अमाउंट में होगा, और जो लिमिट अमाउंट में होता है वही प्रोडक्ट डिसाइड करता है। हमेशा ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल है। क्लियर है? जो लिमिट अमाउंट में होगा वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डाइनिंग टेबल बनानी है तो डाइनिंग टेबल बनाने के लिए मुझे 6 चेयर चाहिए होती है और 1 टेबल चाहिए होती है। सही है? कितने डाइनिंग टेबल बनाने के लिए मुझे डाइनिंग टेबल DT बनाना है, DT इज डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 चेयर प्लस साथ में 1 टेबल और साथ में 6 चेयर चाहिए। क्लियर है? अब आप ये बताओ कि अगर मेरे पास में 72 चेयर है, या मान लो अगर मेरे पास में 72 चेयर है प्लस साथ में मेरे पास में यहाँ पे सपोज करो 10 या मान लो 15 टेबल है। ठीक है, 15 टेबल है मेरे पास में, तो आप ये बताओ कि कितनी डाइनिंग टेबल बनेगी। सो बहुत सिंपल है, अगर हम ध्यान से देखें तो एक डाइनिंग टेबल बनाने के लिए 6 चेयर चाहिए होती है। सो हमारे पास में टोटल है 72, तो क्या कर देंगे 72 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर इज 12, क्योंकि 12 6 72 होता है। सही है? सो हमारे पास में कितनी डाइनिंग टेबल बन जाएगी, 12 डाइनिंग टेबल बन जाएगी। सही है? डिसाइड कौन कर रहा है, डिसाइड कर रहा है 72। क्यों? क्योंकि देखो टेबल तो हमारे पास में 15 है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें
जो डाइनिंग टेबल बननी चाहिए थी वो 15 बननी चाहिए थी, बट वो 15 नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास में चेयर ही 72 है। जब चेयर ही 72 है तो हम 15 कैसे डाइनिंग टेबल बना सकते हैं? इसका मतलब टेबल हमारे पास में एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है, जबकि चेयर हमारे पास में लिमिटेड ही है। तो चेयर डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल घर में चाय बनाना हो, और चाय जब बनानी हो हमारे पास में, मान लो चाय पत्ती तो पूरा एक डब्बा पड़ा है, लेकिन जो दूध है वो सिर्फ 2 कप ही है। तो बताओ कितनी चाय बना सकते हो? तो जितना दूध है उतनी चाय बनाई जा सकती है। तो जो लिमिट अमाउंट में होता है वही प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो एक्सेस क्वांटिटी में होता है वो प्रोडक्ट डिसाइड करता है। क्लियर? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जो हमेशा रिएक्टेंट में लिमिटेड अमाउंट में होगा, एंड ये जो होता है ये प्रोडक्ट डिसाइड करता है। ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? सो देखें ध्यान से किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? अभी हमने डिस्कस करा था, ऐसा रिएजेंट जिसकी अमाउंट हमेशा क्या हो, लिमिटेड अमाउंट में हो, और ये प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करा जाता है? तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ये लेस इन अमाउंट होता है। तो जो अमाउंट में लेस होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बट कई बार हमें क्या दिया होता है कि इनिशियल मोल्स दिए होते हैं। तो इनिशियल मोल्स दिए होते हैं, इनिशियल मास दिया होता है, इनिशियल वॉल्यूम दिया होता है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जो भी गिवन मोल है उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे, सो हमें लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो कैलकुलेशन करवाते हैं फालतू की, और फालतू की ही लैंग्वेज लिखवाते हैं, उससे कोई मतलब सेंस नहीं बनता है, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, और उस वजह से बच्चों में कन्फ्यूजन उसमें होनी स्टार्ट हो जाती है। बेसिक फार्मूला है, उसको अप्लाई करो, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्या लोग करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसके 2 मोल बनाने के लिए इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं। सो मुझे 5 मोल दिए गए हैं, तो इसके कितने मोल बनेंगे? इस तरीके की कोई फालतू की कैलकुलेशन करते हैं, वो आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो जाओगे कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो उस हिसाब से करा के लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं और कुछ ऐसे से लैंग्वेज लिखते हैं। ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है हम वहीं लिखते हैं लैंग्वेज। सो देखें ध्यान से, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। सिंपल आपको क्या काम करना है, जब भी आपके पास गिवन मोल्स हो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आप क्या करो, आप करो गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। क्या कर दो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सही है। सो देखो, मुझे यहाँ निकालना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सो इसके गिवन मोल इज़ 5 मोल, सो 5 मोल डिवाइडेड बाय इसके स्टोइकियोमेट्री इज़ 1, सो 1 आ जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें इट इज़ 9 मोल, सो मोल को एक बार हटा देते हैं, नहीं तो यूनिट कन्फ्यूज़ करवाओगे आप लोग, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखेंगे, 3। सो ये तो आ जाएगा आपके पास में 5, जबकि ये आपके पास में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद दिखेगा नहीं आपको यहाँ पर। सो 5 बाई 1 इज़ 5 एंड 9 बाई 3 इज़ 3। क्लियर है? सो आपको साफ साफ दिख रहा है दिस अमाउंट इज़ इन लेसर अमाउंट। तो ये अगर लिमिटेड है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो H2 है वो क्या हो जाएगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट भी कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन ही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। सो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है वो गलत है और ये जो हमने लिखा है वो सही है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? यानी कि अगर हम बात करें इसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ NH3 जो है वो कितना बनेगा, वो 6 मोल NH3 बनेगा। क्लियर? अब जब आपके पास में मोल आ चुके हैं तो मोल से आप वेट भी निकाल सकते हो, मोल से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, मोल से आप नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सब चीज़ें निकाल सकते हो। वो तो बेसिक से कैलकुलेशन है। क्लियर? तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये बहुत सारी कॉन्सेप्ट या फिर बोल सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको फटाफट से कॉपी कर लो, फिर हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी होगी कि किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करा जाता है। क्लियर? चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें 2a + 3b कितना प्रोड्यूस कर रहा है, c प्रोड्यूस कर रहा है।
सो हमें बताना है कि सी का अमाउंट कितना होगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले एल आर निकाल लेंगे। सो एल आर कितना आएगा 4/2, यहाँ आएगा 9/3। सो इसका आंसर आएगा 4/2 इज़ 2 और इसका आंसर आएगा 3। क्लियर है। सो ए इज़ एल आर। सो ए एल आर है, तो यहाँ 2 से इसका 1 मोल बन रहा है। सो 4 से इसका कितना बनेगा 2 मोल, इसका 2 मोल प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। एंड अगर हम बात करें, यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बी, क्योंकि बी तो एक्सेस क्वांटिटी में, एट द एंड ऑफ रिएक्शन कुछ तो बी बचेगा, वो कितना बचेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा बी का, वो कैसे निकालते हैं, विच इज इक्वल टू टोटल माइनस रिएक्टिंग। टोटल मोल माइनस क्या कर देंगे, रिएक्टिंग मोल। टोटल मोल इज 9 माइनस रिएक्टिंग कितने होंगे। सो बहुत सिंपल है, 2 मोल से इसका 3 मोल रिएक्शन कर रहा है। सो 1 मोल से कितना करेगा 3/2। सो 4 से कितना करेगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 6 मोल। सो माइनस आ जाएगा 9 माइनस 6 इज 3 मोल। सो आंसर इज 3 मोल जो है वो रिमेनिंग अमाउंट होगी किसकी, बी की। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, अगर हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, इस बार हमें मास गिवन है, सही है। सो मास से पहले हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे। सो मोल कैसे कैलकुलेट करा जाता है, बहुत सिंपल है, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। 24 डिवाइडेड बाय 12 ग्राम, और यहाँ क्या आएगा 128 ग्राम डिवाइडेड बाय, और यहाँ आ जाएगा 32। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, 32 ग्राम। O2 है ना यहाँ पे। ये आ जाएगा हमारे पास में 2 मोल, एंड ये आ जाएगा हमारे पास में 4 मोल्स। सो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इनमें से एल कौन होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो कार्बन है वो एल है। क्यों, क्योंकि 2 मोल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो आंसर 4 आएगा, विच मीन्स कि कार्बन इज एल। तो कार्बन एल है, तो कार्बन ही डिसाइड करेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा। तो देखो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है। सो इस गिवन भी 2 मोल है, तो आंसर इज 2 मोल। इसका कितना मोल बनेगा, 2 मोल प्रोड्यूस होगा। मैं अगर मास की बात करूं कि मास कितना आएगा, तो क्या करेंगे मास कैलकुलेशन के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 28। ठीक है। एंड ये आ जाएगा 56। सो 56 ग्राम जो है वो आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ O2। सो क्या करेंगे, टोटल कितना है, टोटल है 4 मोल, माइनस रिएक्ट कितना कर रहा है, तो 2 मोल से 1 मोल करेगा। सो यानी कि 1 मोल जो है वो रिएक्ट करेगा। सो आंसर इज 3 मोल। ठीक है। इसको अगर मुझे मास निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 32 से। सो आंसर इज 96 ग्राम। सो 96 ग्राम जो है वो रिमेनिंग अमाउंट होगा किसका, वो रिमेनिंग अमाउंट होगा O2 का। इतना 96 ग्राम जो है वो बच जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। फिर अगर हम बात करें इसमें, देखो इस बार मैग्नीशियम 48 ग्राम दिया गया है और NH3 जो है वो 34 ग्राम दिया गया है। एंड आपको क्या करना है, आपको इसका मास निकालना है। सो बहुत सिंपल है, ये आप इस तरीके से कर सकते हो। सो वापस से हम लोग मोल कैलकुलेट कर लेंगे। मोल इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 24 ग्राम। दिस इज 34 एंड 17 ग्राम। सो ये आएगा 2 ग्राम, सॉरी 2 मोल। ये भी कितना आएगा, 2 मोल आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसको बैलेंस करने की, तो यहाँ 3 आएगा एंड यहाँ 2 आएगा। क्लियर। एंड ये बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन के आगे 3 आ जाएगा। सो इसके में मुझे LR निकालना है, तो LR निकालने के लिए क्या करूँगा, 2/3 एंड यहाँ कितना आएगा आपके पास 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। सो LR जो होगा वो ये हो जाएगा 2/3। सही है। सो 2/3 मैग्नीशियम इज LR। सो मैग्नीशियम अगर LR है तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 2 मोल से कितना बनेगा, तो देखो 3 से कितना बन रहा है 1। सो 1 से कितना बनेगा 1/3। सो 2 से कितना बनेगा 2/3। तो 2/3 मोल जो है
वो इसके बन जाएंगे। क्लियर? सो 2/3 मोल आ जाएंगे इसके, 2/3 मोल। अब मुझे क्या करना है, इसका मास निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास जो कि हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस, और यह कितना हो जाएगा 28। सही है, क्योंकि 14 होता है नाइट्रोजन का। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 और यहाँ पे आ जाएगा 72 प्लस 28, आंसर इज 100। सो ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर देना, तो ये आपके पास में एक वेट आ जाएगा, यानी कि मास आ जाएगा। सही है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, ये इजीली इसको कैलकुलेट करा जा सकता है। समझ में आया? सिमिलर इसी तरीके से अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अब कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आप होमवर्क में कर लेना और आंसर इसका मैच कर लेना कि आंसर इसका क्या आएगा। सो ये आपके पास में जो है वो किसके क्वेश्चंस हो गए, लिमिटिंग रिएजेंट के, कि इस तरीके से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन हैं ये। क्लियर है? आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं हम, एक्सेस रिएजेंट निकाल सकते हैं कि कितना एक्सेस जो बचेगा हमारे पास में एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एक्सेस जो रिएजेंट है उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना होगा, वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल से तरीके होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया। ठीक है, आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, एंड कुछ होमवर्क भी आपको दिए जाएंगे इसी वीडियो के लास्ट में, आपको मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, तो आप उसको भी ज़रूर फॉलो करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक छोटा सा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। हम पहले वो करेंगे, उसके बाद में परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी पे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अब ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आपको अगर पूछा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को समझेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सो आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी लिखें। क्लियर? और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उनसे कनेक्ट हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।